हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड के 2 मार्क्स के द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब आपको बताइए ये क्वेश्चंस हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, जो आपके सेक्शन ए को तो पूरा का पूरा सॉल्व कराते ही हैं, साथ में आपके लॉन्ग क्वेश्चनों में भी हेल्प करते हैं और एक तरह से आपका पूरी जो पाँचों यूनिट है ना, उनका रिविजन हो जाता है कि हर यूनिट में क्या कैसे है और आपको मतलब एक आइडिया लग जाता है रफली कि आपको क्या लिख के आना है। मतलब इनके बाद आप क्या करोगे, कोई भी चीज़ को खाली छोड़कर नहीं आओगे, सीट को आप भर के आ ही जाओगे। तो उसी वाली वीडियो को आज हम यहाँ कवर करेंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, क्योंकि सिलेबस भी वैसे पूरा नहीं है, इसमें शायद एक ही यूनिट मैंने करा रखी है, सॉरी उसके लिए। बाकी यहाँ पर हम ट्राई करेंगे सबके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दे दूँ, देन इसके 2 मार्क्स के हम सॉल्व करेंगे, जिससे आप एग्जाम में कुछ अच्छे से लिख के आ सकते हो। तो यहाँ पर हमारी जो पहली यूनिट है इसका नाम क्या है, पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक, और ये हमारी यूनिट जो है कंप्लीट है, एक ही हमने कंप्लीट बनाई है और इसमें से भी लगभग हमारा 15 मार्क्स का तो आराम से आ ही जाता है, और 2 नंबर मिला दो तो 15 से 20 नंबर का हमारा इसमें से आ जाता है। तो इसकी वीडियो आप जाके जरूर देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाला, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना रखे हैं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा समझें तो क्या होता है इसके अंदर कि जैसे हम क्या करते हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो उनमें हम क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। मतलब कोई दवाइयाँ बनाते हैं, टैबलेट बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं, लाख में 1.5 लाख 2-2 लाख, मतलब पूरा बैच चलता है इस तरह से। तो हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली उस लाख 1.5 लाख टैबलेट को नहीं बनाते, उससे पहले हम क्या करते हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा, यानी कि जो टैबलेट हमको बनानी है उसको हम एज अ डेमो यहाँ पे पूरा का पूरा बना के देख लेते हैं कम अमाउंट में, मैं तो मान लो 500 से 1000 में, और उसके बाद उसको पूरा बनाने के बाद हम उसको चेक बैक करके देख लेते हैं कोई कमी वगैरह तो नहीं है। देन हम जो है अपने लाख और 1.5 लाख के बैच को बनाते हैं। इसको इस तरह समझो कि जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, जब बड़े बड़े बिल्डर्स क्या करते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि उन्हें बिल्डिंग बनानी कैसे, तो उस बिल्डिंग का एक छोटा सा डेमो, मतलब पहले इस तरह का पूरा बना के दिखा देते हैं टेबल पे रख के, कि हमारी जो बिल्डिंग या कोई भी सिटी जो बना रहे हैं वो इस तरह की हमारी बनने के बाद दिखेगी। तो यही हमारा पूरा इस तरह का पूरा फंडा कहलाता है, ये वाला पायलट प्लान स्केल अप टेक्निक के अंदर। बाकी चलिए अब हम क्वेश्चन वाइज अपने इसको समझते हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आता है, डिफाइन पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। तो इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। तो अब अगर हम अपने पहले क्वेश्चन को समझें तो ये क्या है हमारा, कि डिफाइन पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक क्या होती है, कैसे होती है। तो वही मैंने आपको बताया जो पहले भी, कि अगर मान लो हमें कोई भी कंपनी में बड़े अमाउंट में, यानी कि मान लो लाख 1.5 लाख का कोई भी बैच बनाना है किसी टैबलेट का या कैप्सूल का, तो हम उसको डायरेक्टली परफॉर्म नहीं करते, डायरेक्टली बनाने ले जाते हैं। हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक आइडिया लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी जो भी लैब वगैरह प्रेजेंट होती है उस कंपनी के अंदर, उसमें हम छोटे अमाउंट में, मान लो हमने अगर लाख 1.5 लाख का बनाना है तो हम 500 से 1000 1.5 हजार टैबलेट का पूरा एक छोटा सा बैच बनाते हैं। और देन उसमें हम क्या करते हैं, कैसे हमने बनाया वो पूरा का पूरा एक फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं, पूरा मेथड तैयार कर लेते हैं कि उस चीज़ को हमने बनाया कैसे, और देन उसको हम क्या करते हैं, बाद में कन्वर्ट वगैरह करते हैं, जिससे कोई भी एरर ना हो, कोई नुकसान ना हो, कोई मतलब परेशानी वगैरह ना हो। तो वही हमारा कहलाता है पायलट प्लान स्केल अप टेक्निक। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक पार्ट है, इन विच अ लैब स्केल फॉर्मूला, यानी कि जो हमने फॉर्मूला इसके अंदर तैयार किया है उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट इंटू अ फीजेबल प्रोडक्ट। फीजेबल मतलब जो पॉसिबल हो, यानी कि जो प्रोडक्ट हमारे बन सके वो प्रोडक्ट हम यहाँ तैयार कर लेते हैं। वही डेवलपिंग अ लाइबल प्रैक्टिकल मेथड, हम अपनी जो भी मैन्युफैक्चरिंग पैथ है इन सब का यूज करके यहाँ पे पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं अपने इसी लैब स्केल फॉर्मूले की मदद से। बाकी यहाँ पर एक और टर्म आ जाता है स्केल अप, को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे। तो स्केल अप का मतलब क्या होता है, अगर आपको मैं सिंपल बताऊँ, स्केल का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारा पैमाना हो गया या स्केल हो गया जो इस तरह से जा रहा है ऊपर। तो स्केल अप का मतलब क्या है, कि यहाँ पर हम कोई चीज़ को बढ़ा रहे हैं, यानी कि बड़ा करते जा रहे हैं। तो वही है जहाँ स्केल अप का मतलब क्या है, कि जो हमने लैब स्केल फॉर्मूला बना लिया, हमने 500 1000 का कोई बैच बना लिया, हमने कहा सब कुछ ठीक है अब, तो उस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, अब बड़े स्केल पर तैयार करेंगे, कि उस फॉर्मूले से हम क्या करें, अब अपना जो लाख और 1.5 लाख का टैबलेट का बैच है उसको हम बना सकें। तो वही चीज़ हमारी यहाँ स्केल अप कहलाती है, कि जैसा आर्ट फॉर ऑफ डिजाइनिंग अ प्रोटोटाइप यूजिंग द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द पायलट प्लांट मॉडल। यानी कि जो हमने ऊपर पायलट प्लांट मॉडल बनाया था, हमने 500 1000 टैबलेट, उससे जो हमको डाटा मिला है, जो हमको फॉर्मूला बना है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक प्रोटोटाइप तैयार करेंगे, और अपने जो भी मतलब जो हमारा टैबलेट है 500 1000 का, उसको हम लाख 1.5 लाख में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा स्केल अप कहलाता है। अब इसके लिए मैंने छोटा सा ये भी बना रखा है, कि यहाँ कर लो कि मान लो कोई हमारा आर एंड डी डिपार्टमेंट है, तो वो उसमें कोई लैब वगैरह है, तो वो यहाँ पर पूरा तैयार करते हैं किसी प्रोडक्ट को जो हमारा फीजेबल वायबल, यानी कि जो बन सके वो है, डोजेस फॉर्म ने तैयार की, किसी की मदद से अपने जो पायलट प्लांट मॉडल हमने पूरा तैयार किया उसकी मदद से यहाँ पे तैयार की। तो ये हमारा पूरा क्या पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। सेकंड यहाँ क्वेश्चन आता है, डिफाइन पर्सनल रिक्वायरमेंट। तो पर्सनल रिक्वायरमेंट का सिंपल मतलब क्या है, कि अब अगर हम कोई भी यहाँ पे मतलब पायलट प्लान तैयार करें तो उसके लिए हमको कुछ लोगों की जरूरत होगी। तो पर्सनल रिक्वायरमेंट का सिंपल मतलब क्या है, कि ये हमारे वो बंदे हैं, यानी कि वो लोग हैं जो हमारे इस कंपनी में क्या करेंगे, इस चीज़ में हमारा पूरा क्या करेंगे, काम करेंगे। तो अब कैसे होने चाहिए, तो वो हमारे थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास अच्छी से होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल उनका अच्छा होना चाहिए, और वो डिजाइन कर सके, वो उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए हमारी। तो यही हमारे क्या होते हैं पर्सनल रिक्वायरमेंट। सिग्निफिकेंस की बात करें तो साइंटिस्ट हमारे होते हैं मोस्टली, वो एक्सपीरियंस के साथ होने चाहिए हमारे। और उसके बाद करें तो उन्हें थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ उनसे डेवलप कर पाएंगे। तो इंजीनियरिंग नॉलेज है तो काफ़ी अच्छा रहेगा।
बाकी अब हमारा यहाँ थर्ड क्वेश्चन आता है डिफाइन सुपेक गाइडलाइंस। तो सुपेक गाइडलाइंस की पहले आप फुल फॉर्म लिख देना है, ये हमारा 5-7 मार्क्स में भी आता रहता है, लॉन्ग में भी आता है। तो सुपेक की फुल फॉर्म है स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, यानी कि सिंपल यहाँ पर क्या है कि स्केल अप करनी है हमको चीज़, और उसके बाद जो उसके पोस्ट अप्रूवल चेंजेस है उसको हमें यहाँ क्या करना है, सारा कुछ देखना है। तो अगर मैं आपको सिंपल समझाऊँ कि ये चीज़ होती क्या है, तो जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि हम क्या करते हैं, जो हमारा पायलट प्लांट का मॉडल था जो हमने छोटे पे किया था उसको हम पूरा तैयार कर लेते हैं, देन हम उसको स्केल अप करेंगे, यानी कि उसको हम बड़े मात्रा में करेंगे, यानी कि जो हमने 500,000 की टैबलेट बना के जो हमको डाटा ऑब्टेंड हुआ है उस डाटा की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपनी लाख और 1.5 लाख टैबलेट को बनाएंगे। तो ये हमारा स्केल अप कहलाता है। फिर इसमें हमारे आते हैं पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। सेकंड इसमें क्या है कि जो चीज़ हम स्केल अप कर रहे हैं उसको हम ऐसे नहीं करेंगे, हमने मान लो 500,000 किया, उसके बाद उसको हम इवेल्युएट करेंगे, कोई इसमें कमी है सारा कुछ चेक करेंगे। तो उस दौरान हमको अब उसमें अगर कोई भी चेंज करना होगा तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, यानी कि हमने पूरा फॉर्मूला सब तैयार कर लिया, हम उसको बनाने जा रहे हैं, तो अब हमने परमिशन वगैरह ली, अब हम उसमें क्या क्या चेंज करें, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं पोस्ट, मतलब बाद में, यानी कि पोस्ट अप्रूवल चेंजेस क्या है कि अब उसमें हमको अगर कोई भी चेंज करना है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट अप्रूवल चेंजेस बोलते हैं। तो यही हमारा सुपैक है कि हमने सारा किया कि इट इन्वॉल्व द स्केल अप प्रोसेस, यानी कि हम पहले तो स्केल अप करेंगे, एंड द चेंज मेड आफ्टर अप्रूवल, हमने अप्रूवल ले लिया, उसके बाद हम उसमें जो भी चेंजेस कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, उस चीज़ को हम यहाँ सुपैक बोलते हैं। अब इसमें 4 चीज़ों में हम चेंज कर सकते हैं। एक हमारा कंपोजिशन है कि हमने कितना ड्रग है, तो उसको तो भाई हमें बढ़ाना पड़ेगा, 500,000 के लिए कम कंपोजिशन चाहिए और लाख 1.5 लाख टैबलेट के ज़्यादा चाहिए। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसमें हम कोई चेंज कर सकते हैं। इक्विपमेंट में हम चेंज करेंगे, जहाँ हमको बड़े बड़े इक्विपमेंट चाहिए, और साइट, यानी कि कौन सी जगह हम बना रहे हैं, वो चीज़ हमने लैब में बना ली, लेकिन अब अगर हमको ज़्यादा टैबलेट बनानी तो हमको कोई कंपनी चाहिए बड़ी सी, तो वो हमारी चेंज ऑफ साइट की हम साइट में चेंज करें। तो इन चारों चीज़ों में जो चेंज होता है उसी के बेस पर हमारा ये पूरा सुपैक यहाँ पे कहलाता है। अब पर्पज क्या था सुपैक यहाँ पे करने का, तो सिंपल वही है कि जो हमारे स्पॉन्सर हैं, यानी कि जो ये दवाइयाँ वगैरह सब तैयार करवा रहे हैं, ये इनको भाई क्या चाहिए, बेस्ट क्वालिटी चाहिए। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कुछ भी करने में, तो उन्हीं सब चक्कर में हम क्या करते हैं, सुपैक का यूज़ करते हैं, और अपनी जो भी मतलब चेंजेस करने वो हम चेंज करते हैं, कंपोनेंट में या कंपोजिशन में या मैन्युफैक्चरिंग साइड में, इन सब चीज़ों में। अब सुपैक की जो गाइडलाइंस थी वो हमारी मेन 3 चीज़ों पर जहाँ डिपेंड करती है। एक हमारे आती है लेवल 1, सेकंड आती है लेवल 2, और थर्ड आती है लेवल 3। ये हमारे वैसे अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। तो लेवल 1 में होता है माइनर चेंजेस। अब मान लो अगर हमने ये पूरा का पूरा जो स्केलअप तैयार किया उसको हम क्या करें, स्केलअप कर रहे हैं, तो अगर उसमें कोई भी चेंज आता है, यानी कि जो हमने पायलट प्लांट मॉडल तैयार किया उसको अगर हम स्केलअप कर रहे हैं, तो उसमें अगर हल्का फुल्का चेंज आता है कि हमने माइनर चेंज किया, जिसमें क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, उसमें कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो वो हमारा माइनर चेंज होता है। फिर सेकंड हमारा आता है मॉडरेट चेंज, इसको हम लेवल 2 का चेंज बोलते हैं। अब इसमें क्या है, जो प्रोडक्ट की हमारी क्वालिटी है उसमें हल्का बहुत क्या हो सकता है, हमारा इंपैक्ट पड़ सकता है, तो ये हमारा लेवल 2 चेंज है। और थर्ड हमारा होता है मेजर चेंजेस, तो इसमें लेवल 3 के चेंज है, तो इसमें हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है, इनमें हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है, और हो सकता है कि हमें टॉक्सिसिटी या सीवर डैमेज भी देखने को मिले। तो ये हमारे 3 तरह के यहाँ चेंजेस थे। तो ये हमारा पूरा सुपैक के ऊपर मैंने 5 अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बता दिया, अगर आ जाता है तो आप अच्छे से लिख के आ सकते हो। हमारा यहाँ पे 7th क्वेश्चन आता है, यहाँ पे पहले 4th वाला समझ लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आता है हमारा नीड ऑफ पायलट प्लांट स्टडी, यानी कि पायलट प्लांट स्टडी की हमको जरूरत क्यों पड़ी है, और इसको हम जो है ऑब्जेक्टिव नाम से भी जान सकते हैं, कि अगर ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो आप यहाँ पे इसको लिख के आ सकते हो। तो सिंपल है कि जब हम कोई भी चीज़ को लार्ज स्केल पर करने जाते हैं अमाउंट पे, तो उससे पहले हम इंटरमीडिएट स्केल पे उसको देख लेते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। उसके बाद हम उसका जो इफेक्ट आएगा उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें स्ट्रेटजी पूरी की पूरी तैयार कर लेते हैं कैसे सारा काम चलेगा, और उसके अलावा हम इसमें जो है मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मूले को डेवलप करते हैं। तो ये हमारा था नीड कि हमको उसमें जरूरत क्या हुआ, क्या कैसे है। अब एक पायलट प्लांट जो हमारा होता है 5 M आते हैं, उसके बारे में आप जान लो। पहला हमारा होता है M फॉर मनी, यानी कि अगर हमें कोई भी प्लांट जनरेट करना है, कोई भी कंपनी उठानी है, तो हमको 5 चीज़ों की जरूरत होगी। मनी, पैसा चाहिए, फिर मटेरियल जो चीज़ हम बनाएंगे वो तो हमको चाहिए, रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए, फिर मैन यानी कि आदमी चाहिए जो उसमें काम करेंगे, देन हमें मेथड चाहिए, यानी कि किस प्रोसेस से हम काम करेंगे जो हमारा यूनिक होता है कहीं कहीं, और एक हमारा मशीन चाहिए, यानी कि जिसकी मदद से हम बनाएंगे। तो ये हमको 5M चाहिए किसी भी पायलट प्लांट के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो यही है कि प्लांट हमारी वो जगह है जहाँ पर कोई भी चीज़ हमारी डेवलप की जाती है, हम उसको कंपनी वगैरह भी बोल सकते हैं। फिर 6 आता है डिफाइन फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो फिनिश्ड का सिंपल मतलब देखा जाए तो आप फिनिश्ड डोजेज फॉर्म दैट हैज अंडरगोड ऑल स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग पैकेजिंग एंड इज फाइनल कंटेंट है, यानी कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड डोजेज फॉर्म वो हमारी वो चीज़ है जो हर एक कंडीशन से गुजर चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग से, पैकिंग से, हर किसी से गुजर चुकी है, लेबलिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब यानी कि ये हमारा वो प्रोडक्ट होता है जो डायरेक्टली मार्केटेड होने के लिए तैयार है, यानी कि वो मार्केट में जाएगा और लोगों के पास जाके बिकने के लिए तैयार है। तो ये हमारा कहलाता है फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो अब हमारा आता है डिफाइन इन प्रोसेस कंट्रोल। तो इन प्रोसेस का मतलब आप जानते हो कि कोई भी हमारी जो प्रोसेस हो रही है उसके दौरान, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो सिंपल सी बात है कि जब हम कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें बीच में भी हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं कि वो चीज़ में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तो वही
है कि इन प्रोसेस कंट्रोल रेफर टू द चेक परफॉर्म ड्यूरिंग प्रोडक्शन, यानी कि हम किसी चीज़ को जब प्रोड्यूस कर रहे हो, बना रहे हैं, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, चेक करते रहेंगे कुछ गड़बड़ी की नहीं, इन ऑर्डर टू मॉनिटर एंड इट्स नेसेसरी एडजस्ट द प्रोसेस। अगर कुछ भी हमको जरूरत पड़ती है तो उसको हम एडजस्ट वगैरह करेंगे, यही सारी बातें हैं। बाकी इंटरमीडिएट एपीआई में इसमें कोई भी कुछ भी इंश्योर करेंगे सब ठीक है कि नहीं है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, यही सारी बातें इन प्रोसेस कंट्रोल में हम करते हैं। 8th क्वेश्चन आता है डिफाइन प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी एंड राइट इट्स टू एप्लीकेशन। तो प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी को आप कैसे समझ सकते हो? प्लेटफॉर्म वर्ड आपने सुना होगा, यानी कि रेलवे स्टेशन जब हम कहीं जाते हैं तो उसमें हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। तो प्लेटफॉर्म हमारी एक ऐसी जगह है जहाँ पर 2-4 से नहीं बहुत सारी ट्रेन आती हैं और वहाँ पर पटरी भी हमारी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ सिंपल है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी के अंदर हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी जनरेट की है, उसमें बहुत सारे ग्रुप होते हैं हमारी टेक्नोलॉजी के, और जो हमारे बेसिकली क्या कर रहे हैं कि इज अ बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर एप्लीकेशन, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसको डेवलपमेंट, यानी कि मैं आपको सिंपल बताऊँ, मान लो कोई भी कंपनी है हमारी, तो भाई कैसे चलती है, उसमें हमको एक कोडर भी चाहिए, एक हमें एडजस्टमेंट चाहिए, एक पियोन भी चाहिए, चाय बनाने वाला भी चाहिए, सफाई वाला भी चाहिए, हमको हर तरह के बंदे चाहिए। कोई एक से हमारी कंपनी नहीं चलेगी, तो हम क्या करें कि हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें सारे तरह के हमने लोग डाल दिए, तो वो हमारा एक तरह से क्या कहलाएगा, कंपनी कहलाएगी। तो वही हमारी प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी होती है। तो एक तरह से देखा जाए हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी का एक तरह से ग्रुप बना दिया, और इसका मेन मोटिव क्या है कि ये हमारा बेनिफिशियल टूल है फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी, यानी कि कोई भी हम करें प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कराइए, बाकी हमारी क्वालिटी को भी क्या करा है, इंप्रूव करा है। एप्लीकेशन की बात करें तो हमारी ये नैनो टेक्नोलॉजी में हेल्प करता है, इनहेलेशन टेक्नोलॉजी में हेल्प करता है, तो यही सारी बात है। 9th क्वेश्चन देखा जाए तो एनालिस्ट द पॉइंट ऑफ जनरल कंसिडरेशन फॉर पायलट प्लान, यानी कि जब हम पायलट प्लान टेक्नोलॉजी करते हैं तो कुछ हमें पॉइंट पर ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर हमारे टोटल 10 पॉइंट है, और इनको डिफाइन मैंने मतलब लॉन्ग में किया, आप चाहो लॉन्ग वीडियो देख सकते हो। पहला हमारा क्या, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि हमको यहाँ पर क्या मतलब किसको हम देना है, हमें R&D डिपार्टमेंट को करना है, क्या है वो बात है। फिर पर्सनल रिक्वायरमेंट, कौन को किसको कौन सा काम करना है वो आ जाएगा। स्पेस रिक्वायरमेंट, हमको जगह चाहिए। रॉ मटेरियल, हमको भाई अपना बेसिक फंडा चाहिए जिससे हम शुरू करेंगे सारा। फिर फॉर्मूला जो हमने बनाया उसका रिव्यू हम पूरा का पूरा करेंगे। फिर हम जो प्रोसेस करेंगे, यानी कि हम कोई चीज़ बढ़ाएंगे उसके लिए प्रोसेसिंग इक्विपमेंट चाहिए, छोटा बड़ा सब साइज के अकॉर्डिंग। फिर प्रोसेस इवैल्यूएशन, यानी कि जो हमने पूरा किया उसको हम इवैल्यूएट करेंगे एक बार। फिर प्रोडक्शन रेट हम अपने मार्केट के हिसाब से बनाएंगे कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन रेट हाई करेंगे, डिमांड कम है तो कम करेंगे। फिर मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर, जो हमारा पूरा मास्टर फॉर्मूला तैयार है उसमें से प्रोसीजर वगैरह ये सब यूज़ करेंगे। और लास्ट में हम उसकी स्टेबिलिटी भी चेक करेंगे, यूनिफॉर्मिटी भी चेक करेंगे, इवैल्यूएशन भी करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल भी करेंगे। तो यही कुछ बातें थी हमारे कि जनरल कंसिडरेशन में हमको क्या क्या चीज़ चाहिए। इसको लॉन्ग में बेसिकली आता है, तो आप इसको लिख के आ सकते हो। अब इसमें 10th क्वेश्चन आता है डिफाइन मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड। तो मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड क्या होता है बेसिकली, तो ये हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा एक ऑप्टिमाइज्ड फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग के डायरेक्शन कैसे, केमिकल में कितना वेट किया, केमिकल की वेट शीट है, इन प्रोसेस कंट्रोल है, फिनिश्ड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमने कोई भी मान लो प्रोडक्ट हमने ए से शुरू किया, यानी कि हमने रॉ मटेरियल से शुरू किया और उसको हमने जेड पे खत्म किया, यानी कि हमने क्या किया, उसकी पैकिंग करके उसको मार्केट के लिए भेज दिया। तो इन बीच की सारी जो प्रोसेस है, क्या हमने लिया, कितना लिया, कैसे लिया, किस बंदे ने किया, टोटल की टोटल इन्फॉर्मेशन हमारी इस मास्टर फॉर्मूले रिकॉर्ड में लिखी होती है, और वही हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे कहलाता है। बाकी अगर एग्जांपल में दिखाएं तो ये फॉर्मूला हमारा जो होता है इंक्लूड करता है एडिशन रेट, मिक्सिंग रेट, स्पीड, हीटिंग, कूलिंग रेट, टेम्परेचर एक्सेट्रा, सब चीज़ों को ये इंक्लूड करता है। तो यही था हमारा मास्टर बैच फॉर्मूला। आप चाहो थोड़ा बहुत बना के भी लिख के आ सकते हो। तो यहाँ पर हमारी क्या हो गई, यूनिट बन के जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपने यूनिट सेकंड के सभी क्वेश्चन के बारे में, और यूनिट सेकंड हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी हमारे बहुत सारे बनते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसमें चैप्टर की बात करें तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर। तो ये चीज़ हमारी क्या होती है, तो टेक्नोलॉजी वर्ड से आप क्या समझते हो, अगर सिंपल हम बोलें तो टेक्नोलॉजी कोई भी हमारी एक मेथड या प्रोसेस है, वो चीज़ हमारी क्या कर रही है, लाइफ को ईजी बना रही है, तो वो चीज़ हमारी क्या टेक्नोलॉजी है। अब मैं ऐसे सिंपल आपको बताऊँ तो आपने हर घर में आरओ लगे होते हैं, आजकल हर घर में आपको आरओ मिल जाते हैं, बिस्लरी का पानी। ये तो पहले लोग क्या करते थे, अगर किसी को प्योर पानी चाहिए तो वो क्या कर रहा है, उसको पहले गर्म कर रहा है आधा घंटे तक गर्म कर रहे हैं कुछ टेम्परेचर पे, उसके बाद उसको ठंडा करके देन उसको पी रहे हैं, मतलब प्योर बना रहे हैं ऐसे करके। लेकिन अब क्या है, आपकी आरओ टेक्नोलॉजी होगी, तुरंत आप वहाँ फिल्टर होकर आपके पास पानी आता था, तो वो भी एक तरह से हमारी क्या टेक्नोलॉजी है। तो यही हमारी टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो इस पूरे चैप्टर में इसका मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर। तो यानी कि सिंपल है कि मान लो किसी भी अमीर बंदे ने या किसी ने क्या किया, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दी, किसी ने कोई चीज़ हमारी आसान बना दिया। तो अब भाई हम ये भी चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज हमारे मतलब कंट्री का हर एक बच्चा कर पाए। तो उसके लिए क्या है कि वो टेक्नोलॉजी का उस अमीर लोग से पूरे बच्चे यानी कि गरीब लोग तक पहुंचने की एक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। तो यही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का पूरा फंडा हम इसके अंदर पढ़ते हैं। लेकिन ये पहुंचती कहाँ से कहाँ है, तो जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनी है या जिस भी कंपनी ने उस टेक्नोलॉजी की खोज की है, उससे लेकर जो छोटी कंपनी होती है वहां तक इस टेक्नोलॉजी को पहुंचना हमारा क्या कहलाता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहलाता है।
तो अगर इसका सबसे बेसिक फंडा समझे तो आपने जेनरिक टैबलेट के बारे में पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है कि जैसे कोई भी हमारी जो कंपनी होती है वो किसी टैबलेट को अगर खोज करती है तो उसका पेटेंट उसके बाद लगभग 15 साल 20 साल वो उसके हिसाब से होती है कि उसको उसमें कितनी मेहनत लगी है। तो ये पेटेंट उसका हो जाता है। जैसे ही वो पेटेंट खत्म होता है उसके बाद वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, रिवील कर देते हैं और उसी को वे जेनरिक टैबलेट के रूप में जो छोटी छोटी कंपनियां वो बनाने लगती हैं और बहुत ही सस्ते में बेचने लगती हैं। तो ये होता है कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्जाम्पल में। तो अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें तो क्या होगा कि इट इज डिफाइंड एज अ लॉजिकल procedure that control the transfer of any process together with its documentation and professional expertise between development and manufacturer और between manufacturer side। यानी कि अगर सिंपल बोले तो ये हमारा एक लॉजिकल प्रोसीजर है जो हमारा क्या करता है, हमारी किसी भी प्रोसेस के कंट्रोल करता है, मतलब उसके ट्रांसफर को कंट्रोल करता है विद इट्स डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि साथ में जो भी ट्रांसफर होगा तो उसमें उसका डॉक्यूमेंटेशन भी दिए जाएंगे, पूरे कागजात, और साथ में प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। यानी कि मान लो किसी से कोई राय देनी कि भाई ऐसे करते ना, हम ये ध्यान रखना, ऐसे करना, ये ध्यान रखना, ऐसे बनाना था, ऐसे बनाना था, पूरी की पूरी चीज़ हमारी क्या होती है, उसको ट्रांसफर की जाती है। तो ये हमारा है प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। कहाँ पे की जाती है, तो हमारी जो डेवलपमेंट जहाँ, यानी कि यहाँ से हमारी डेवलप हुई है वो चीज़, उस डेवलपमेंट से लेकर हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइड तक, यानी कि अब जो चीज़ हमारी वहाँ बनने वाली है वहाँ तक, कोई छोटी कंपनी हो सकती है, कोई जगह हो सकती है। तो ये पूरा फंडा हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहलाता है। बाकी इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का हमारा ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट प्रोसेस दोनों में ही बहुत ज़्यादा मेन रोल यहाँ प्ले करती है। तो ये हमारा हो गया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिफाइन कर दिया। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इनके कुछ प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, तो प्रोटोकॉल्स के बारे में आप जानते होंगे, मतलब कुछ नियम कायदे कानून सिद्धांत होते हैं हर चीज़ के। तो वही है कि अगर कोई चीज़ टीटी करेगा यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा तो उसके कुछ सिद्धांत होंगे। तो अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन देखें तो क्या है कि ट्रांसफर कंप्रोमाइजेस ऑन सेंडिंग यूनिट एंड एन आरयू यानी कि रिसीविंग यूनिट। तो हमारा जो भी मतलब ट्रांसफर होगी टेक्नोलॉजी टीटी, हम इसको शॉर्ट में टीटी बोलता हूँ, तो ये हमारी टीटी क्या होगी, सेंडिंग यूनिट से रिसीविंग यूनिट तक हमारी जाएगी। सिंपल सी बात ये है। बाकी कई केस में हो सकता है कि कोई हमारी एडिशनल यूनिट भी हो, यानी कि इन दोनों का नाम है, कोई एक ऐसा है जो क्या करा बीच में, जैसे कई बार देखा होगा शादी होती है तो लड़की लड़कों में कोई मजिया बन जाता है बीच में, कोई एक आध परिवार मजिया बन जाता है, यानी कि बिचौले वगैरह भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये हमारे क्या होते हैं, शादी वगैरह करवाते हैं, ब्रोकर तो तोड़ने वाला होता है, कुछ भी समझ लो, जोड़ने वाले, तो वो भी हमारे इस तरह से होते हैं। तो यहाँ भी कई बार इस केस में हो जाता है कि कोई हमारा क्या कर रहा है, सेंडिंग यूनिट से मतलब पूरे की डील करवा के रिसीविंग यूनिट तक पहुँचा रहा है। तो वो हमारा क्या कर रहा है, डायरेक्टिंग, मैनेज करना और अप्रूव करना ट्रांसफर को, ये सारी बातें हो जाती हैं। बाकी इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, ये सारे मेथड हैं, तो इसको जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आप समझ सकते हो। बहुत सारे WHO के प्रोटोकॉल थे, तो सारी हमारी चीज़ें थी। फिर हमारे यहाँ आता है डिफाइन क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। तो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट अगर आप नाम से समझोगे क्या है, यहाँ पर कोई भी हमारी जो क्वालिटी है उस पर क्या है, रिस्क आ रहा है, तो उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। तो अगर यहाँ सिंपल हम लिखा हुआ देखें तो क्या है कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक हमारी पूरी सिस्टम के थ्रू ये प्रोसेस चल रही है, द असेसमेंट, कंट्रोल, कम्युनिकेशन और रिव्यू ऑफ रिस्क ऑफ द टू द क्वालिटी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यानी कि जब हमारा कोई भी जो प्रोडक्ट है वो लाइफ साइकिल मतलब पूरा घूम रहा है, तो उसकी जो क्वालिटी है उस पर कोई रिस्क वगैरह ना आए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये हमारे एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, जो उसके रिस्क को क्या करती है, कंट्रोल करती है। बाकी यहाँ पर यही लिखा है बाकी कि अगर हम इसके मतलब कैसे हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क को, तो उसके लिए हम उसकी स्किल मतलब टेक्निकल स्किल का यूज़ कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रबल शूटिंग। मतलब आपको पता होगा ट्रबल शूटिंग, आपने कंप्यूटर वगैरह में देखा होगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूरा शुरू से एंड तक देखते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या आई है। बाकी हम नेगोशिएशन, तो ये कुछ चीज़ें जिससे हम इस क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, अपने क्वालिटी के रिस्क को। बाकी यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ग्रेन्युलैरिटी ऑफ टीटी प्रोसेस। यानी कि जो हमारी टीटी प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उसमें ग्रेन्युलैरिटी से आप क्या सही समझते हैं। तो अगर सिंपल बताया जाए तो ग्रेन्युलैरिटी क्या है, अगर आपको ग्रेन्यूल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो जो हमारी टैबलेट होती है वो ग्रेन्यूल से बनती है, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों से बनती है। तो यहाँ पर जो हमारे इसका मतलब है वो क्या है कि अगर हम कोई चीज़ ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें छोटी से छोटी डिटेल्स के बारे में जो हमारी बात होगी उसको हम ग्रेन्युलैरिटी कहलाती है। यानी कि ग्रेन्युलैरिटी इज द लेवल ऑफ डिटेल्स कंसिडर इन अ ट्रांसफर मॉडल और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी कि जब हम कोई भी चीज़ ट्रांसफर कर रहे हैं कोई मॉडल, तो उसमें छोटी से छोटी डिटेल जो हमारी होगी उसी को हम यहाँ ग्रेन्युलैरिटी बोलते हैं। बाकी द ग्रेटर द ग्रेन्युलैरिटी द डीपर इज द लेवल ऑफ डिटेल्स अबाउट द ट्रांसफर। यानी कि जितनी ज़्यादा हमारी ग्रेन्युलैरिटी होगी उतनी ज़्यादा हमारी किसी भी जो चीज़ें ट्रांसफर हो रही है उसकी डिटेल्स के बारे में बात की जाएगी यहाँ पर। बाकी यहाँ पर यही लिखा है कि जो हमारी ग्रेन्युलैरिटी है वो हमारे क्या है, किसी भी कैरेक्टर का यानी कि स्केल या लेवल ऑफ डिटेल्स है, यानी कि कोई भी चीज़ में कितनी डिटेल है उसके बारे में ये बातें की जाती हैं। फिर हमारे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। अब ये हमारी चीज़ क्या होती है, तो वैलिडेशन वर्ड से आप समझ चुके होंगे, यानी कि आपने ये सुना होगा कि भाई ये वैलिड है, यानी कि इतने तारीख तक वैलिड है, ये इतना वैलिड है। तो वैलिड मंथ का मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है, एकदम अप्रूव है, क्वालिटी है, यानी कि ये चीज़ हमारी ठीक है, यूज़ करने के लिए है। तो वही वैलिडेशन है कि वैलिड हम करते हैं हर एक चीज़ को कि वो हमारी प्रॉपर है। एक तरह से हम इवैल्यूएशन करना भी एक तरह से बोल सकते हैं। तो अगर सिंपल बोलें तो इट इज़ अ प्रोसेस विच इज परफॉर्म फॉर ऑल न्यू इक्विपमेंट, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। यानी कि ये हमारी ये पूरी प्रोसेस है जो हम हर एक नए इक्विपमेंट के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं,
उसको हम पहले वैलिडिफाई करेंगे कि ये हमारा एक्चुअल में ठीक है कि नहीं है, यही सारी बात है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी जो प्रोसेस है उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कैसा है, उसमें जो एनालिटिकल मेथड यूज किया है उसकी लिस्ट क्या है, जो हमारी सैम्पलिंग है उसके प्लान क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें, और फंक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ को हम चेक कर लेते हैं इसके अंदर, और देन हम किसी चीज़ को क्या करेंगे, वैलिड करेंगे कि ये हमारी क्या है, वैलिड है। अब हमारे लिए 6 क्वेश्चन आता है, नेम एटलीस्ट 4 एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन इंडिया। यानी कि हमारी इंडिया में कुछ 4 ऐसी एजेंसीज का नाम बताओ जो टीटी करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो पहले हमारी यहाँ आती है एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, APCTT। ये नाम याद कर लेना, बहुत बार हमारे 2 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आता है द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसको हम NRDC बोलेंगे। फिर थर्ड हमारी यहाँ आती है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, इसको हम क्या बोलेंगे, TFAC बोलेंगे। और देन यहाँ फोर्थ आती है बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड, इसको हम BCIL बोलेंगे। तो यही था हमारा सिंपल यहाँ पर इसके बारे में। बाकी हमारे इसमें 7th क्वेश्चन आता है, स्टेट द रोल ऑफ वन मेजर टीटी एजेंसी इन इंडिया। यानी कि किसी भी एक मतलब टीटी एजेंसी को आप यहाँ डिफाइन करो, तो हमने कौन सी ले ली, INRDC ले ली। इसके फुल फॉर्म क्या था, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब इसको हम बोले तो एक हमारी क्या है, नॉन डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट बॉडी है, जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लाइज की गई थी, और बाद में ये हमारी इंडिया में स्टेब्लिश कर दी गई, 1953 में कर दी गई थी। और इसका मेन क्या है कि ये ट्रांसफर करता है हमारा पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में। यानी कि मान लो कोई भी पब्लिक सेक्टर में कोई चीज़ हमारी है, तो उसको प्राइवेट सेक्टर में ये टेक्नोलॉजी को क्या करेगा, ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प करता है। अब टेक्नोलॉजी क्या है, तो वही मैंने आपको कहा, कोई भी दवाई को बनाने में कोई चीज़ है, वही सारी चीज़ें हमारी टेक्नोलॉजी कहलाती हैं। अब ये हमारी इंडिया में 1953 में आ गई थी, स्टैब्लिश हो गई थी। किस में कर रही थी, हमारी हेल्प कर रही थी डेवलप करने में, प्रमोट करने में एंड कमर्शियलाइज करने में टेक्नोलॉजी को। कमर्शियलाइज का मतलब क्या है, व्यापारीकरण, यानी कि हमारी क्या है, ये मार्केट में मतलब मार्केटेड करने में हमारी पूरी की पूरी हेल्प कर रही थी। बाकी इससे मैं ये पता करता था कि कोई भी जो हमारी इन्वेंशन है वो कैसे हो रहा है, कैसे सारी चीज़ें हमारी इसमें काम कर रही हैं। तो वही था हमारे पूरी एजेंसी का यहाँ पर मतलब। फिर हमारा 8th आता है, व्हाट इज क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो इट इज द एक्ट ऑफ प्लानिंग, कैरिंग आउट एंड रिकॉर्डिंग द रिजल्ट ऑफ टूल्स व्हिच इज परफॉर्म ऑन इक्विपमेंट टू कंफर्म द कैपेबिलिटी ऑफ इट्स वर्किंग एंड डिस्प्ले दैट इट विल बी परफॉर्म रूटीनली। यानी कि सिंपल बात की जाए तो एक हमारी क्या है, कोई भी प्लानिंग की आर्ट है या कैरिंग आउट, मतलब सिंपल देखा जाए तो क्वालिफिकेशन हम ये देखते हैं कि वो चीज़ हमारी इतनी कैपेबल है उस काम को करने के लिए कि नहीं। यानी कि सिंपल मैं देखूँ तो मेरी क्वालिफिकेशन देखेंगे, मान लो मुझे जॉब देनी है किसी को, तो वो पहले ये देखेंगे कि बी फार्मेसी में देने वाले दवाई कंपनी, तो देखेंगे इसने बी फार्मेसी कंप्लीट की है कि नहीं है। तो वो मेरी कैपेबिलिटी है कि मैंने अगर बी फार्मेसी पास किया तो हाँ भाई मैं इस लायक हूँ कि मैं नौकरी वगैरह कर सकता हूँ। तो वही चीज़ हमारी क्वालिफिकेशन कहलाती है यहाँ पर, कि इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी मतलब इक्विपमेंट या कोई भी चीज़ है, टूल्स है, उसको हम कंफर्म करेंगे उसकी कैपेबिलिटी को, उसके वर्किंग को, कि वो चीज़ हमारी उस तरह से काम करी कि नहीं करी है। और साथ में वो रूटीनली, यानी कि मतलब रूटीनली मतलब क्या है, लगातार वो काम कर सकती है कि नहीं कर सकती है। बाकी जो हमारी ये होती है क्वालिफिकेशन, वो हमारी प्रोसेस वैलिडेशन से पहले परफॉर्म की जाती है। भाई क्वालिफाई होगा देन उसको हम क्या करेंगे, वैलिडेट करते हैं, सिंपल सी बात है। बाकी जो हमारी इक्विपमेंट के ऊपर है उसमें हमारी 4-5 चीज़ें आती हैं, वो हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे 4th यूनिट में, वैसे 2nd में, लेकिन 4th में चला गया, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ पर 9th क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसमें हम क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब भाई आप किसी भी टीटी करेंगे, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, तो आप बहुत चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या क्या रखना है, कंसीडर करना है। उसके डॉक्यूमेंटेशन भी ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, कोई गैप वगैरह नहीं होने चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो पूरा प्रोजेक्ट उसको मैनेजमेंट कैसे करोगे, चेंज मैनेजमेंट, कोई चेंज आता है उसको कैसे करोगे। बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पूरे फॉलो करने हैं, GMB को करना है, कॉर्पोरेट हो गए, हेल्थ अथॉरिटी, लीगल रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। और साथ में कुछ और भी हमारी जैसी होती है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस होती है, SOP वगैरह होती है, सबको आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो इन सबको अगर आप करोगे तो इस तरह आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें थी, मैंने शॉर्ट में 2 नंबर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ बता दिया है। बाकी अब हमारा 10th क्वेश्चन आता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। तो इसमें कुछ हमारे टर्म है जिनको हमें डिफाइन करना है। जैसे पहला हमारा आता है APCT, तो यही हमने APCTT ये हम पढ़ चुके हैं कि एशियन एंड पैसिफिक सेंटर ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि ये हमारी पूरी संस्था थी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प करती थी। तो क्या है कि इट प्रमोट द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू एंड फ्रॉम स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज इन एशिया एंड पैसिफिक। यानी कि जो हमारी स्मॉल और मीडियम स्केल वाली हैं उनमें ये हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प करती है। किसके अंदर, जो हमारा एशिया वगैरह है, यही पूरा एशिया के इंडिया, ये 4-5 देश आते हैं उनके अंदर। फिर हमारे यहाँ NRDC आती है, तो ये क्या है, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। अब इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, वही वाला आप यहाँ पे लिख लेना। फिर आती है TIFAK, तो इसको हम क्या बोल देंगे, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो ऑटोमेटिक हमारी क्या है वर्क करती रहती है, रन करती रहती है। अब इसका मेन चीज़ क्या है कि ये हमारा प्रमोट करता है या सपोर्ट करता है टेक्नोलॉजी को, किस एरिया में, कोई भी सिलेक्टेड एरिया में जो हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस में हमारी हेल्प करते हैं। मान लो जैसे हमारी दिल्ली जगह हो गई या कोई हो गई जो हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस है, हमको वो चीज़ वहाँ पे चाहिए, उस जगह पे हम ये करते हैं। तो इसीलिए इसका
कहा टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसलिंग, फोरकास्ट कर रही है वो एक स्पेशल सिलेक्टेड एरिया में जाके। फिर हमारा फोर्थ यहाँ आता है BCIL, इसको हम क्या बोलेंगे, बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड। तो इसमें बेसिकली हम बात क्या करते हैं कि ये हमारे प्रोवाइड करता है लिंकेज अमंग द स्टेक होल्डर एंड बिजनेस सपोर्ट टू फैसिलिटेट द एक्सेलरेशन ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी जो हमारी दवाई या जो भी चीज़ हो रही है उस चीज़ को हमें फैसिलिटेट यानी कि बढ़ाने का काम हमारी कौन कर रही है, BCIL कर रही है। अब हमारे यहाँ पे आता है TBSE, तो इसकी फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी ब्यूरो ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो सिंपल यहाँ स्मॉल वर्ड आ गया ना, तो जो हमारी छोटी मोटी एंटरप्राइजेस वगैरह हैं उनमें टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब सिंपल बोला जाए तो जो हमारी स्मॉल एंटरप्राइज है वो इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी चीज़ को ग्लोबल लेवल तक बढ़ा के जा सके। जैसे अगर हम सिंपल देखें तो केरवेल फार्मा अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा मोटा है, और यूपी मतलब 2-4 शहरों में जानते हैं। अब धीरे धीरे हमारा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इंडिया में लोग जान रहे हैं। बाकी अगर हम और ज़्यादा अच्छे से करते हैं कि विदेश में भी यानी कि फॉरेन में भी लोग अच्छे से समझ सकें, तो वो हमारा ग्लोबलाइजेशन होता है, तो वो हमारी हेल्प करती है। ये TBSE संस्था हमारी कोई भी कंपनी छोटी एंटरप्राइज उसको बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो यही हमारा होता है, बाकी यहाँ बातें लिखी हैं। फिर हमारे इसमें एक लास्ट संस्था आती है, वो है SIDBI, तो ये हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके तहत क्या है कि जो भी हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो हमारी क्या करेगी, जो भी छोटे या बड़े या मीडियम धंधे हैं उनको बढ़ाने में, उनको ग्रोथ और डेवलप कराने में ये वाली जो हमारी बैंक है वो हमारी हेल्प करते हैं। यानी कि लोन वगैरह जो चाहिए हो तो ये बैंक हमारी क्या करेगी, उन चीज़ों में हेल्प करेगी। तो ये हमारा था। बाकी इसमें एक आध और क्वेश्चन आता है, उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आता है डिफाइन स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको कोई भी काम करिए तो लाइसेंस वगैरह चाहिए, तो ये हमारी वो अथॉरिटीज़ है जिसका मेनली पर्पज ही क्या है कि हमारा रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है लाइसेंस को। यानी कि कोई भी जो हमारे मान लो कंपनी या बैनर उसको कहती है कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल करने के लिए हमें लाइसेंस चाहिए, तो उस लाइसेंस को ऑथराइज करता है, उस लाइसेंस को भेजने का काम करता है स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अब इसके फंक्शन क्या है, तो ये अप्रूव करता है हमारा, इसमें ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज को भी करता है, मॉनिटर करता है हमारी क्वालिटी ऑफ ड्रग को एंड कॉस्मेटिक मार्केट, और भी सारी बातें यहाँ पर। फिर 12th हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन लीगल इशूज़ क्या होते हैं। तो लीगल इशूज़ सिंपल देखा जाए तो ये हमारा क्या है, कोई भी एक ऐसा लॉ है जिसको डिसाइड मतलब लॉ के द्वारा डिसाइड किया गया है। जैसे हमारे कुछ नियम बने हुए हैं कि भाई आप क्या कर सकते हो, किसी को मर्डर नहीं कर सकते हो, तो ये रूल है। अगर आप ये तोड़ते हो, किसी करते हो, तो भाई आप भी मरोगे और जिसको मार रहे हो वो तो मर ही जा रहा है। तो इस तरह के हमारे कुछ लॉ बने हुए, रूल बने हुए हैं, तो वही हमारे ये लीगल इशूज़ कहलाता है कि भाई जो चीज़ हमारे लॉ के अंडर आती है, जो चीज़ हमारे लॉ के अंदर करती है वो हमारे लीगल इशूज़ है, और जो हम इन लॉ से बाहर होकर करते हैं, जो इलीगल काम करते हैं, वो हमारे इलीगल इशूज़ कहलाते हैं। तो ऐसे सारे इशूज़ जो हमारे लॉ के अंडर आते हैं, लॉ ही डिसाइड करता है, वो हमारे सारे लॉ लीगल इशूज़ कहलाते हैं। अब लॉ क्या है वो मैंने बता दिया कि रूल्स हमारे होते हैं, इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं, जो अथॉरिटी द्वारा इस्टेब्लिश की गई हैं, और जो हमारे जो भी लोग हैं उनकी मतलब फियर से दूर रखते हैं उनको, और उनकी सेफ्टी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ रह गया, व्हाट इज इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। इसके बारे में चलो आप कमेंट करके बताओ, देखते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं है, इनोवेशन की जो बढ़ाना, कोलैबोरेशन मिक्स करके बढ़ाना, तो ज़्यादा बड़ा नहीं। चलो कमेंट्स में देखते हैं कितने लोगों को इसके बारे में पता है। अब हमारी आते हैं यहाँ पे यूनिट 3। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें दो हमारे चैप्टर हैं, एक हमारा है रेगुलेटरी अफेयर्स और एक हमारा आता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग अप्रूवल। तो रेगुलेटरी अफेयर से मतलब सिंपल चल, देखो रेगुलेटरी वर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बात हो रही है गवर्नमेंट की, यानी कि एक हमारी प्राइवेट संस्था हम लोग सब हैं जो हम मतलब पर्सनल कर रहे हैं, एक हमारी यार रेगुलेटरी यानी कि गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट उस चीज़ को कैसे क्या मैनेज कर रही है, तो उसी के बारे में हम यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे। और नीचे हमारा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग अप्रूवल, यानी कि अगर आपको कोई भी न्यू ड्रग डेवलप करना है, न्यू ड्रग को अप्रूव कराना है, तो उसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उनको क्या क्या चीज़ चाहिए, तो उसके बारे में ये हमारी कुछ बातें होती हैं। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन रेगुलेटरी अफेयर। तो अगर इसके बारे में बात करें तो अगर सिंपल देखा जाए तो ये हमारा डिज़ायर ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा मतलब ये मतलब पूरी डेवलप की गई है संस्था, और इसका मेन काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करती है पब्लिक हेल्थ को, कंट्रोल करती है हमारी सेफ्टी को, एफिकेसी को इन द एरिया ऑफ फार्मास्यूटिकल वेटरनरी, यानी कि जो जानवरों की सेफ्टी है उसमें, दवाइयों के बारे में, दवाइयों की जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में, पेस्टिसाइड्स के बारे में, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जो भी हमारी मेडिकल रिलेटेड चीज़ें हैं उन सबको मतलब प्रोटेक्ट करती है, हम लोगों को उनसे बचाती है, यानी कि उनमें कोई गड़बड़ी ना हो, उनकी क्वालिटी को मैनेज करती है। ओवरऑल देखने का हमारी कौन करती है, रेगुलेटरी अफेयर करती है। यानी कि सिंपल देखा जाए तो हमारी एक गवर्नमेंट संस्था है ये पूरी पूरी, आप चाहो इस तरह लिख सकते हो कि डेवलप करी है हमने, और ये हमारी गवर्नमेंट संस्था है जो हमारी पब्लिक हेल्थ को मतलब मेंटेन कर रही है, और हमारी जो भी ये चीज़ें हैं जितनी सारी हैं उनकी सेफ्टी और एफिकेसी को कंट्रोल करती है। तो ये हमारी होगी रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में। सेकंड आता है स्टेट टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट। तो जो हमारे रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट होते हैं उनके कोई दो आप मेन फंक्शन के बारे में बताओ। तो वैसे तो मैंने एक बताई दिया, कंट्रोल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसी में देखें तो ये इंश्योर करते हैं कि जो कोई भी हमारी कंपनी वगैरह जो है वो पूरी पॉलिसीज़ को क्या कर रही है, मतलब मेंटेन कर रही है। यानी कि अगर सिंपल देखें तो इंश्योर दैट देयर कंपनी, यानी कि जो कंपनीज है प्राइवेट वगैरह जो कंपनीज है जो क्या कर रही हैं, कोई भी दवा बना रही है वो सब कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, जो सिस्टम की पॉलिसीज़ हैं उनसे मैच कर रही हैं, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर चल रही हैं, और अपना जो उनका बिजनेस चल रहा है वो किसी लॉ के अंदर में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई लॉ वगैरह तोड़ रहे हैं कि नकली दवाइयाँ बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो, अच्छे से सब काम करें। उसके बाद सेकंड आता है वर्किंग विद फेडरल, स्टेट एंड लोकल रेगुलेटरी एजेंसी। अब ये हमारी वहीं की मतलब लोकल एरिया की हो गई,
स्टेट हमारी आपको पता है स्टेट हो गई, फेडरल, सेंट्रल, यानी कि जो भी हमारी रेगुलेटरी एजेंसी है सबके साथ मिलकर ये चीज़ अगर हमारी काम कर रही है देन ठीक है, अगर ऐसा नहीं कर रही तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो वही यहाँ पर हमारी दो मतलब मेन फंक्शन है, एक तो वो ये चेक करती है कि वो हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, दूसरा वो उसके अंदर सिस्टम की पॉलिसीज़ को मेंटेन कर रही है, लॉ वगैरह नहीं तोड़ रही है, तो ये चीज़ हमारी आ जाती है। थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाई नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट। तो नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट, अब आपने जो है क्लिनिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा होगा, उसमें क्या है कि हम जो भी मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह करते हैं उसमें हम पेशेंट के ऊपर सारी दवाई वगैरह परफॉर्म करते हैं। तो नॉन क्लिनिकल जस्ट इसका थोड़ा सा उल्टा, कि इसमें क्या करते हैं हम क्लिनिकल में करने वाले हैं उसमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम ना हो, उसमें कोई को नुकसान ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए हम इस चीज़ों को यहाँ पे डेवलप करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसका जो प्राइमरी मेन एम क्या रहेगा कि इसमें हम उन कैंडिडेट को मतलब सही कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, उनको पहचानते हैं कौन सा हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे 4-5 फेज होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मेन यहाँ पर क्या है कि हम सही कैंडिडेट को चूज करें, उसके बाद हम क्या करेंगे कि कैंडिडेट ऐसे चुनेंगे जिससे हमें क्या करें, जो हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि हम ज़्यादातर सक्सेस हों उस चीज़ में, उसमें हम रखेंगे ध्यान। उसके बाद उनकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे और सॉलिड साइंटिफिक फाउंडेशन को मतलब बिल्ड करेंगे, जिससे हम जो क्लिनिकल डेवलपमेंट फेज में जाएंगे उससे पहले हमारा पूरा का पूरा सब कुछ क्या तैयार होता है। तो ये था हमारा नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट, कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसमें कोई चीज़ को मतलब टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसमें पूरा का पूरा क्या है तैयार कर रहे हैं, पूरा का पूरा बना रहे हैं एक तरह से क्या कैसे होने वाला है। ठीक है, ये था। अब हमारे यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज CMC एंड प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। तो CMC का यहाँ फुल फॉर्म आता है केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर कुछ हमारे प्रोसीजर्स आते हैं, यानी कि कुछ प्रोसेस आती है जिसमें क्या होता है हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ड्रग वगैरह देखकर ये इंश्योर करते हैं कि उसकी जो हमारी क्वालिटी है, जो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हमारी प्रॉपर रहेगी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि यहाँ पर केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल, केमिस्ट्री से बढ़ के आ गई, यहाँ पर हम फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को देख रहे हैं किसी भी ड्रग प्रोडक्ट के, और उसकी क्वालिटी को हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो उसकी कंसिस्टेंसी यानी कि जो बन रहा है वो हमारी प्रॉपर बनी रहे। तो ये हमारी होती है CMC। अब अगर हम प्री क्लिनिकल टेस्टिंग की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम किसी भी जो हमारा ड्रग वगैरह उसकी फार्माकोलॉजिकल और उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट को यहाँ पर हम क्या पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं, कैसे क्या चीज़ें ठीक है। बाकी इसके अंदर हम जो उसकी टॉक्सिटी है उसको चेक कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, और उसके अंदर जो हजार्ड यानी कि कोई नुकसान तो नहीं है, जहरीला नहीं है, वो सब चीज़ों को यहाँ देख रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, डिफाइन IND एंड NDA। तो IND हमारा होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, यानी कि यहाँ पर कोई भी हम जो न्यू ड्रग कर रहे हैं उसमें हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसकी क्या कैसे, यहाँ पर सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या है कि आफ्टर प्री क्लिनिकल टेस्टिंग हम पूरी की पूरी टेस्टिंग कर लेते हैं, उसमें सारा कुछ हम पता लगा लेते हैं कोई टॉक्सिक नहीं है, सारा कुछ नहीं है। तो जो हमारी कंपनी होती है वो फाइल करती है अब ND मतलब IND को, ये वाली मतलब अपने जो फॉर्म वगैरह फिल करेगी और इसके साथ FDA यानी कि फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, कि अब हमारे इस ड्रग को क्या है हम लोगों तक यूज़ कराएं, लोगों पर हम परफॉर्म कराएं, उसके लिए हमको परमिशन चाहिए। ठीक है, तो वही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट था, जो हमारा प्री क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल जो भी हमारा ट्रायल थे, जो रिजल्ट थे, वो सारी चीज़ हम यहाँ डालेंगे। उसके प्रीवियस ईयर के एक्सपेरिमेंट हो गए, केमिकल स्ट्रक्चर हो गए, कंपाउंड हो गए, और उसके अगर कोई टॉक्सिक इफेक्ट आया कि नहीं आया, ये सारी चीज़ों को हम क्या है यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो ये हमारा होता है IND यानी कि इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग। हम कोई भी न्यू ड्रग है उसकी सारी की सारी रिपोर्ट इसमें डालेंगे और वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा कि वो ठीक है कि नहीं है। यही सारी बात है। अब इसमें एक और चीज़ हमारी क्या आती है, NDA, यानी कि NDA में क्या होगा, तो ये हमारा है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। यानी कि जब हमने सारे के सारे फेज पूरे तैयार कर लिए क्लिनिकल फेज के, यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स के, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी न्यू ड्रग एकदम बनने के लिए तैयार है तो उसमें हम यहाँ पर फिल करेंगे अपने NDA को विद द हेल्प ऑफ FDA यानी कि FDA के साथ में। तो यहाँ पर जो भी हमारी कंपनी है वो, जो भी हमारी ये NDA है वो क्या करेगी, उस डाटा को पूरा का पूरा एनालाइज करेगी, और एनालाइज सब करने के बाद उसकी सेफ्टी एफिकेसी सब देखने के बाद उस ड्रग को क्या कर देगी, लॉन्च कर देगी। मतलब एक तरह से बोलें तो अप्रूव कर देगी ये सारे करने के लिए। तो IND ने क्या किया, IND जो थे उसने क्या किया, हमारा इन्वेस्टिगेट किया, यानी कि अगर हम दोनों को डिफरेंशिएट करें तो ये हमारा इन्वेस्टिगेट करा था पूरे सारे के सारे को। जब ये पूरा हो जाता है, क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो जाते हैं, देन हमारी जो NDA है वो सब चीज़ों को फिर से चेक करेगी और देन इसको जो है यूज़ के लिए अप्रूव करती है, यानी कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन हो जाती है। अब यहाँ पर आता है व्हाट आर वेरियस फेसेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। अब यहाँ पर सब ट्रायल्स पढ़ लिया, हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स की बात आती है। अगर आपको ये प्री क्लिनिकल क्लिनिकल ये सारी बातें नहीं समझनी हो तो जो फार्माकोलॉजी हमने थी, फार्माकोलॉजी शायद 4th सेम में या 5th सेम में, उसमें मैंने अच्छे से सारा पढ़ाया, आप चाहो तो उस चीज़ को जाके देख सकते हो। तो क्लिनिकल ट्रायल्स में हमारे बेसिकली 4 से 5 फेज है। पहला फेज हमारा था फेज 0, यानी कि कब चीज हमने कोई दवाई हमने कर ली है तो अब हमको क्या है प्री क्लिनिकल्स हो गया, अब हमको क्लिनिकल यानी कि लोगों के ऊपर हमको जो है परफॉर्म करना है। तो उसमें जो सबसे पहला फेज है उसमें क्या करेंगे, हम 10 से 15 लोगों के ऊपर छोटी सी स्मॉल ड्रग देंगे, और ये हमारे हेल्दी लोग होने चाहिए जिसपे अगर कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। फिर फेज 1 में हम क्या करेंगे, जो भी सैंपल हमने टेस्ट किया वो 15 से 30 लोगों के पास करेंगे यहाँ पर, और उसमें भी हम लो डोज रखेंगे। फिर फेज 3 में हम एनालाइज करेंगे उसकी सेफ्टी और उसके जो मतलब कैसा ड्रग काम कर रहा है, एफिकेसी और सेफ्टी को हम यहाँ चेक करेंगे। फिर फेज 3 में हम क्या करेंगे, ये ड्रग लगभग 300 से 3000 लोगों के पास देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे फेज 4 में, कि जो भी हमने ड्रग दे दी उसमें हम फार्माको विजिलेंस बोलते हैं, यानी कि अब हम उस चीज़ की मतलब आफ्टर रिपोर्ट भी चेक करते रहेंगे, कोई नुकसान वगैरह तो नहीं है, कोई सारी चीज़ें नहीं है, वो सारी बातें।
सेवंथ क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज आईवी। तो आईवी की फुल फॉर्म है इन्वेस्टिगेटर्स ब्राउचर। तो इसमें सिंपली बात क्या हो रही है कि जैसे हमने अपनी क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल पूरे के पूरे ट्रायल्स कर लिया, अब उसका जो डाटा है हमारा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लो जो हमारा ड्रग है वो रख लिया, अब इसके जो भी हमारे नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल के जो भी डाटा है उन सबको क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेंगे, और इन्वेस्टिगेट करने वाले ये डिसाइड करेंगे कि जो हमारा ये ड्रग है ये हमारे किसी भी ह्यूमन के लिए मतलब एप्लीकेबल है कि नहीं है, सब ठीक है कि नहीं। यानी एक तरह से हम उस पूरे ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर उस इन्वेस्टिगेशन ड्रग को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे पूरे पूरे इस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये हमारी इन्वेस्टिगेटर ब्राउचर एक तरह से ये चीज़ हमारे यहाँ पे होती है। फिर हमारा आता है व्हाट आर BA एंड VE स्टडीज़। तो BA को हम यहाँ बोलते हैं, VE यहाँ पर बायो इक्विवेलेंस बोलते हैं, और VA हमारी बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो बायो इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि मान लो कोई एक हमारी ये मान लो दवा है पैरासीटामोल है, और ये हमारी एक दवा पैरासीटामोल है, और मान लो ये दोनों अलग अलग कंपनी ने बनाई, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की एफिकेसी को मतलब चेक करेंगे कि कौन कितना ज़्यादा क्या थेरापेटिक इफेक्ट शो कर रहा है दोनों को, यानी कि दोनों सेम ही है लेकिन अलग अलग कंपनी ने बनाई, तो हम इनकी इक्विवेलेंट को यहाँ पे चेक करते हैं। तो वही है कि दीज स्टडी इज टू आइडेंटिफाई फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट, यानी कि फार्मा इक्विवेलेंट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अल्टरनेटिव टू बी यूज इंटरचेंजली फॉर द सेम थेरेपेटिक इफेक्ट एज द प्रीवियस मार्केटेड ड्रग। यानी कि मान लो इस यहाँ मैंने बोला दो अलग कंपनी, मान लो ये किसी सेम ही कंपनी ने की है, पहले ये की है, अब हम दूसरी इसी दवा का कोई वर्जन लॉन्च कर रहे हैं अगला, तो हम पहले इसके पूरे पूरे रिपोर्ट को यहाँ पे इक्विवेलेंट यानी कि कंपेयर करेंगे दोनों क्या है कैसे है। सेकंड हमारा आता है बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी के बारे में इसको हम BA बोलते हैं। तो आप जानते हो कि हमने कोई भी मान लो 500 mg की दवा दी है, तो वो हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में कितने mg पहुंच रही है, यानी कि द एक्चुअल अमाउंट विच रीच्ड एट द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन आर नोन एज द बायो अवेलेबिलिटी। यानी कि वो अमाउंट हमारे ड्रग का जो हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी यहाँ पर बोलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर डिफाइन बायो स्टैटिक इन फार्मास्यूटिकल ड्रग डेवलपमेंट। तो बायो स्टैटिक हमारी एक्चुअल में यहाँ पे चीज़ क्या होती है। तो बायोस्टैटिक का सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पर हम अपने साइंटिफिक और क्वांटिटेटिव, यानी कि हम साइंटिफिक और क्वांटिटेटिव प्रोसीजर अपने पूरे के पूरे यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, अपनी किसी भी चीज़ जो हमारी बायोलॉजिकल चीज़ के अंदर आती है उसकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए। जैसे हमारा कोई भी बायोलॉजिकल फिनोमिना वगैरह हो गया, तो उस फिनोमिना को हम क्या करें, पूरा का पूरा यहाँ पर इवेल्युएट कर रहे हैं, पूरा का पूरा एनालाइज कर रहे हैं, किसकी मदद से, अपने साइंटिफिक और क्वांटिटेटिव प्रोसीजर की मदद से। तो ये पूरा फंडा हमारा इस बायोस्टैटिक की मदद से आता है। और ये हमारा ड्रग डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो हमारे बायोलॉजिकल ड्रग हो गए, जो हमारी वजह से DNA RNA इंसुलिन वगैरह हो गए, तो ये जो हमारे ड्रग्स होंगे, इन ड्रग को हम क्या करेंगे, कंप्लीटली साइंटिफिक एंड क्वांटिटेटिव प्रोसीजर का यूज करके उसको इवेलुएट करेंगे, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करेंगे। तो ये हमारी बायोस्टैटिक चीज यहाँ पे कराती है। 10th हमारा आता है व्हाट आर फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो इनके क्या फंक्शन होते हैं, तो ये हमारे रेगुलेट करते हैं ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग को और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को, इंपोर्टेशन मतलब उसके मंगाने को। फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं उसके ड्रग के प्रमोशन इन्फॉर्मेशन को। फिर हम क्या करते हैं, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। फिर यहाँ पर जो लाइसेंसिंग है उसको कंट्रोल करते हैं। मतलब पूरा का पूरा फंडा हम इस रेगुलेटरी अथॉरिटी का यही है कि हमारे पूरे ड्रग की चीज़ों को कंट्रोल करके रखती है। फिर हमारा आता है व्हाट इज फार्मेको विजिलेंस। तो फार्मेको विजिलेंस के बारे में अगर सिंपल बात करें तो इसको हम ड्रग सेफ्टी नाम से भी जानते हैं, और अगर सिंपल हम डिफाइन करें तो इट इज द प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटरिंग द इफेक्ट ऑफ मेडिकल ड्रग आफ्टर दे हैव बीन लाइसेंस फॉर यूज। अब कोई भी जो हमारा ड्रग है वो मान लो लाइसेंस हमने यूज के लिए मतलब एप्लीकेबल कर दिया, वो लोगों में यूज कर रहा है, तो फार्मेको विजिलेंस वो है जो उस ड्रग को मतलब आफ्टर यूज भी उस पर नजर रखता है। यानी कि मान लो कोई लोगों को ये ड्रग बांट दिया गया है, तो वो नजर रखेगा कि ये ड्रग हमारा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। और अगर हमको बाई चांस किसी प्रैक्टिशनर किसी डॉक्टर से ये पता चलता है कि इस ड्रग के ये साइड इफेक्ट हैं, तो हम तुरंत उस ड्रग को वापस मंगाएंगे, जहाँ जहाँ भेजा गया उसको नोटिस जारी करेंगे। तो ये हमारी फार्मेकोविजिलेंस स्टडी होती है। यानी कि यहाँ पर हम स्टडी करते हैं किसी भी अपने मेडिकल ड्रग की आफ्टर द यूज़, यानी कि वो जब पेशेंट में चला जाता है उसके बाद हम उसकी क्या करते हैं, पूरी की पूरी स्टडी करते हैं और चेक करते रहते हैं कि कोई नुकसान ना हो। तो ये हमारा था फार्मेकोविजिलेंस के बारे में। अब यहाँ क्वेश्चन आता है डिफाइन मैनेजमेंट ऑफ क्लिनिकल स्टडीज़। तो क्लिनिकल स्टडी अगर हम सिंपल क्वेश्चन मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारा बेसिकली काम क्या है कि इट मैनेजमेंट इज मोस्ट सिंपली डिफाइन एज द प्रोसेस, यानी कि एक हमारी प्रोसेस है दैट एन ऑर्गेनाइजेशन फॉलो टू इंश्योर दैट क्वालिटी इज डिलीवर एफिशिएंटली एंड पंक्चुअलिटी। यानी कि एक हमारी ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है वो ये चेक करती है कि जो हमारी क्वालिटी है वो हमारी क्या है, एफिशिएंट है, यानी कि बहुत ही अच्छी है, और पंक्चुअल है, यानी कि लगातार वो क्वालिटी हमारी आ रही है। तो इस चीज़ को हमें चेक करते हैं इस पूरे की पूरी चीज़ के अंदर। तो ये हमारी है। बाकी जो इसमें हमारे इसको हम स्टैंडर्ड ड्राइवन प्रोसेस भी बोलते हैं, और इसमें जो हमारा मैनेजर होता है वो पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पर कंटिन्यूसली चेक करता रहता है कि हमारे जो सारे का चीज़ है वो सक्सेसफुली मैनेज हो रहा है। तो ये हमारी क्या है, क्लिनिकल स्टडीज़ है कि एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर हम इंश्योर करना है कि जो हमारी मतलब क्वालिटी है वो डिलीवर की जा रही है वो हमारी प्रॉपर हो और लगातार हो हमको। ठीक है, चलिए 13 हमारा आता है राइट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू ड्रग अप्रूवल। यानी कि अगर हमको कोई न्यू ड्रग चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है। तो वैसे तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि हम सबसे पहले तो ड्रग डिस्कवरी करेंगे, हमारे पास ड्रग होना चाहिए। फिर ड्रग डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैसे क्या करेंगे, ड्रग डेवलपमेंट कैसे करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग
स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स, हमारे जो ट्रायल्स होंगे वो कैसे, फिर मार्केटिंग एप्लीकेशन यानी कि आप उसको मार्केट में कैसे उतारेंगे, ये सारी चीज़ें। तो यही है कि ये जो चीज़ें हमारी जो है ये वाली, ये हम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब ये चीज़ हमारी ज़रूरत होती है, यानी कि ड्रग डेवलपमेंट कैसे करेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पूरी, क्लिनिकल ट्रायल्स हमको पूरे के पूरे चाहिए ह्यूमंस के अंदर, देन हम उसको अप्रूव करेंगे और मार्केटिंग एप्लीकेशन के अंदर करेंगे। तो ये हमको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की तरफ से न्यू ड्रग को अप्रूव कराने के लिए। तो यही हमारे कुछ यहाँ पे बातें थी, सिंपल थी। तो अब हमारी यहाँ पे क्वेश्चन आता है यूनिट आती है हमारी, यूनिट 4 आती है यहाँ पर। अब यूनिट 4 की अगर बात करें तो अगर आपने क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ी होगी अपनी 6 सेमेस्टर में, तो वही वाले सारा का सारा सेम फटाइज पूरी यूनिट में 4 में दे रखा है, तो उनको जाके आप देख लेना पहले से, यहाँ पे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम यहाँ पहला क्वेश्चन देखें, क्या है, डिफाइन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि ये चैप्टर का ही नाम है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो अगर नाम से समझे यहाँ के क्वालिटी है हमारी, यानी कि क्वालिटी को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, यानी कि क्वालिटी को मैनेज करने वाला पूरा का पूरा एक हमारा सिस्टम है या संस्था है। तो यही है कि ये हमारा क्या है कि QMS इज एन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड सेफ्टी फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मतलब पहुँचा रही हैं लोगों के पास तक, तो उसकी क्वालिटी और सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए हमारे ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का यहाँ पर हम यूज करते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो इट रिलाइज ऑन द रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस टू मेंटेन देयर इफेक्टिव क्वालिटी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है उसकी जो क्वालिटी है उसको इफेक्टिव बनाए रखने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए हम इस QMS का यहाँ पे यूज करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है डिफाइन TQM एंड इट्स एलिमेंट। तो TQM क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसका बेसिकली फंडा क्या है कि जैसे मान लो कोई भी हमारी कंपनी या इंडस्ट्रीज है वो अगर किसी प्रोडक्ट को मतलब क्वालिटी वाला दे रही है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है कि इट इज अ कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, यानी कि कोई भी जो हमारी चीज़ में कंटिन्यूसली क्या होनी चाहिए, क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए किसी भी चीज़ के, क्या है, इन द एरिया ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। कोई भी हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, कोई सर्विस दे रहे हैं उसकी क्वालिटी, और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप और कंज्यूमर बिजनेस का रिलेशनशिप। यानी कि सिंपल जो TQM है इसका मेन फंडा यही है कि कोई कंपनी में अगर हमारा काम हो रहा है तो उसमें हम क्या, जैसे लोग काम करते रहते हैं तो इनका मानना है कि भाई कंटिन्यूसली इंप्रूव करते जाओ। ऐसा नहीं आपने आज जो किया, मान लो आज आपने 10 पेज लिखे तो कल 11 पेज लिखो, परसों 12 पेज लिखो। इस तरह आप अपने आप को इंप्रूव करते जाओ। और एम्प्लॉय जो साथ में रहते हैं टीम वर्क होना चाहिए, और कस्टमर के साथ भी आपको अच्छे से सारा कुछ रिलेशन बना के रखना है। तो ये हमारे TQM का काम होता है। इसके एलिमेंट के बारे में बात करें तो इसमें 4 एलिमेंट आते हैं मेन। एक हमारा है फाउंडेशन, फिर बिल्डिंग ब्रिक्स है, फिर बाइंडिंग मोर्टल है, फिर रूफ है। फाउंडेशन के अंदर हमारी 3 चीजें आती हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी, ट्रस्ट। बिल्डिंग ब्रिक्स में हमारा ट्रेनिंग, टीम वर्क, लीडरशिप, और बाइंडिंग मोर्टल में हमारे कम्युनिकेशन, और रूफ में हमारे आते हैं रिकॉग्नाइजेशन। तो ये हमारे इसके जो एलिमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, राइट प्रिंसिपल ऑफ TQM, यानी कि जो हमारा TQM पढ़ा इसका प्रिंसिपल हमारा क्या कहलाता है। तो इसका सिंपल मतलब है कि जो आप क्वालिटी वर्क दे रहे हो वो फर्स्ट टाइम दो और एवरी टाइम दो, यानी कि आपको हर बार जो है जो काम क्वालिटी आप दे रहे हो वो आपको क्वालिटी वाला टाइम यहाँ काम आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ फोकस ऑन कस्टमर पे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपकी स्ट्रेटजी होगी उसमें आप इंप्रूवमेंट करते जाओ साथ के साथ। उसके बाद आपका टीम वर्क अच्छा होना चाहिए, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी कि आपस में आप सबकी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, और जो इंप्रूवमेंट है वो आपका कंटिन्यू होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है, यही है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, यही हमारी TQM है, इसी पर हमारी प्रिंसिपल बेस होता है। फिर यहाँ पर फोर्थ आता है डिफाइन QVD एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। तो QVD हमारा क्या होता है, क्वालिटी वाइज डिजाइन होता है। तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई चीज़ को क्या कर रहे हैं, डेवलप करना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, उसका एक डिज़ाइन या मॉडल तैयार कर लेंगे, और उसी डिज़ाइन और मॉडल के बेस पर हम उस चीज़ को बाद में बनाते हैं। तो वही होता है QVD, क्वालिटी वाइज डिज़ाइन, यानी कि हमने एक पूरा डिज़ाइन बना दिया, उसके बाद हम उसकी क्वालिटी को उसी डिज़ाइन को देखते हुए मेंटेन करेंगे कि वो उसी की तरह बन रहा है कि नहीं। तो अगर सिंपल देखें, सिस्टमैटिक अप्रोच टू डेवलपमेंट दैट बिगिन विद प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड एम्फसाइज प्रोडक्ट एंड प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेस कंट्रोल बेस्ड ऑन साउंड साइंस एंड क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि हम हर चीज़ पर ध्यान देके यहाँ पे क्या करें, जो हमारी क्वालिटी वगैरह है उसको कंट्रोल करेंगे, और हम नई नई चीज़ों का अप्रोच, जो चीज़ हमको बनानी है उसको अप्रोच करेंगे। मेन हमारे यहाँ पे जो टर्म आता है वो आता है प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि पहले से हमने वो चीज़ डिफाइन कर रखी है, हमने डिज़ाइन बना रखी है। एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ड्रग सब्सटेंस डेवलपमेंट हो गया, एनालिटिकल डेवलपमेंट हो गया, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट हो गया, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए। बाकी थोड़े बहुत डेफिनेशन आपको गड़बड़ मिल सकते हैं, आपको भी पता है, मैंने खुद अपने हाथ से नहीं लिखा है ये वाला, इस तरह थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने लिखवाया है, तो गड़बड़ होगी। तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत गूगल देख सकते हो अगर आपको किसी में कोई डाउट लगता है। और साथ में मैंने मतलब प्रीवियस में ये वाली यूनिट डन कर रखी है मैंने क्वालिटी एश्योरेंस में, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो जाके। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाई 6 सिग्मा कंसेप्ट। तो अगर इसके बारे में बात करें तो ये हमारा कलेक्शन ऑफ टेक्निक है, यानी कि हमारे कुछ टेक्निक है उनके साथ में एक तरह से हमारा मिश्रण है, और इसका मेन मतलब क्या है कि ये इंप्रूव करता है हमारी क्वालिटी ऑफ मतलब क्वालिटी को इंप्रूव करता है हमारी। और कैसे करता है, तो जो कोई भी हमारा प्रोडक्ट कुछ भी है तो उसमें जो उसका डिफेक्ट है उसको ये पहले आइडेंटिफाई करेगा, देन उस डिफेक्ट को रिमूव करेगा, और डिफेक्ट किसकी वजह से हुआ उस चीज़ को हमारा रिमूव करेगा और फिक्स करेगा। तो इसलिए जो हमारा 6 सिग्मा कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि ये हमारी क्वालिटी को कंटिन्यू क्या करे, इंप्रूव
कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके डिफेक्ट को खत्म करके, डिफेक्ट क्यों हुआ उस रीजन को खत्म करके और डिफेक्ट को पहचान के। तो ये हमारा होता है सिक्स सिग्मा कंसेप्ट। फिर आता है व्हाट इज OOS, तो इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। अब इसका बेसिकली मन का क्या होता है कि मान लो आपको कोई रिजल्ट चाहिए, वो आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए और उस रेंज में चाहिए, तो ये जो हमारा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन मतलब क्या होता है कि जो हमारा टेस्ट रिजल्ट आ रहा है वो हमारा फेल हो रहा है, यानी कि वो हमारा या तो फॉल मतलब बाहर निकल जा रहा था आउटसाइड द स्पेसिफिकेशन, जितना हमको चाहिए उससे बाहर, या जो हमारा एक्सेप्टेंस है, लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, वही एरर को आप कुछ हद तक बर्दाश्त कर सकते हो। आपको कोई एक थप्पड़ मार दे आपका दोस्त वगैरह तो झेल जाओगे, लेकिन आपका दोस्त आपको मारने लग जाए तो आप भी वही चिढ़कर और उससे बदला लेने लग जाओगे। तो वही है कि लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस आपका यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ को हमारे यहाँ पे क्या करता है, पूरा का पूरा मेंटेन करता है OOS। फिर यहाँ पर आता है डिफाइन ISO 9000 एंड ISO 14,000। तो ISO 9000 हमारी क्या है, इसके अंदर सीरीज आती है 9000 1 2 3। तो हमारे क्या सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड है, जो बेसिकली हमारा क्या कर रहा है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को मतलब वेरीफाई करा कि अगर ये साइन लगा तो हम बोल सकते हैं कि वो चीज़ हमारी क्या है, क्वालिटी प्रूव है, यानी कि पूरा का पूरा मतलब क्वालिटी है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड पब्लिश्ड बाय द ISO के द्वारा जो हमारी पब्लिश की गई है, दैट डिफाइन एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एन इफेक्टिव क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। यानी कि जो हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, कोई चीज़ बनाती है या सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उन चीज़ों के लिए ये वाला सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, और ये हमारा उन कंपनियों को मेंटेन करेगा कि भाई ये हमारी क्वालिटी को क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव बना रहे हैं, अच्छी बना रहे हैं। ISO 14,000 के बारे में बात करें तो ये हमारा जो है, जैसे ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री से कनेक्टेड था, ये हमारा एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है कि अगर कोई चीज़ हमारी है तो ये हमारा एनवायरनमेंट को मैनेज कर रहा है, एनवायरनमेंट में सारी चीज़ हमारी ठीक है, खराब नहीं कर रहा, तो हमारा ISO 14,000 यहाँ पे यूज़ होता है। तो इनके बारे में भी हमारा क्वालिटी एश्योरेंस में आप पढ़ सकते हो, लॉग में सारा कुछ मैंने बता दिया था। हमारे यहाँ 8th क्वेश्चन आता है डिफाइन NABL एंड इट्स एप्लीकेशन। तो NABL की पहले आप फुल फॉर्म ही लिख के आना, क्या है, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। अब अगर सिंपल इसके बारे में बात करें हम, तो ये हमारी जो ऑटोनोमस सोसाइटी होती है, यानी कि इसका सिंपल मतलब क्या है कि जो हमारी लेबोरेटरी वगैरह हैं उन सबको वेरीफाई कर रही है, और जो हमारी विदेशी लेबोरेटरी है उनसे भी थोड़ा सा क्या कर रही है, मैच कर रही है हमारी। तो डेफिनेशन थोड़ी आप यहाँ पे थोड़ी सी हार्ड लिखिए, आप ढूंढ के थोड़ी बहुत यहाँ पे लिख सकते हो, थोड़ा बहुत आप भी मैनेज कर लो यार, पता ही है आपको, हम भी थोड़ा टाइम की कमी है, तो ऐसे ही करें, आप भी थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। इसकी डेफिनेशन आप लिख देना, बस सिंपल मैं आपको बता दूँ तो ये हमारी क्या है, जो भी हमारी लेबोरेटरीज वगैरह होती हैं उनको मेंटेन करें, उनको वेरीफाई करिए कि ये लेबोरेटरी में ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी NABL होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार है, इसकी एप्लीकेशन भी रहेगा, तो वो भी चीज़ आप देख सकते हो। हमारा 9th आता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। तो हमें एक डिफाइन करना है SOP। तो SOP का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो इसके बारे में बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट जो हमारा A से Z तक बना है, उसमें जो भी हमारा प्रोसीजर यूज हो रहा है, जो भी हमारा मतलब कौन सा हम प्रोसीजर मेथड यूज करेंगे, तो वो हमारा इसके अंदर आता है कि स्टैंडर्ड मतलब ऑफिशियल हो गया, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हम किसी चीज़ को बना रहे हैं तो उसको ऑपरेट करेंगे, मशीन को ऑपरेट करते हैं, तो उसके लिए कौन से प्रोसीजर कौन से मेथड का यूज़ किया, वो हमारे इस SOP के अंदर लिखा हुआ आपको मिल जाता है। देन हमारे यहाँ पर आता है GLP के बारे में। तो GLP होता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्वालिटी सिस्टम होता है जो हमारा क्या करता है, मतलब जो भी हमारी लैब वगैरह है उसको ऑथराइज कर रहा है। बेसिकली हमको ये बताता है कोई भी हमारी लेबोरेटरी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करें तो इट इज अ क्वालिटी सिस्टम कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड द कंडीशन अंडर विच नॉन क्लिनिकल हेल्थ एंड एनवायरमेंट सेफ्टी स्टडी अचीव्ड एंड रिपोर्टेड। इसकी भी थोड़ी सी डेफिनेशन गड़बड़ है, तो आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, मेंटेन करके अपने यहाँ पे थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हो, और जो मैंने बोला है आप चाहो तो उसको भी लिख के आ सकते हो। बाकी तो वही है कि नॉन क्लिनिकल हेल्थ और इन सब में ये चीज़ हमारी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। अब यहाँ पर एक थर्ड हमारा कई बार एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं HLB क्या होता है। तो ये हमारा होता है हाइड्रोफोबिक लाइपोफिलिक बैलेंस। अब इसके बारे में आपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा कि ये चीज़ हमारी क्या करिए, बेसिकली इस तरह का एक हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, नंबर्स होते हैं जो हमारे किसी की pH को यहाँ पर बताते हैं कि किसमें कितना है, कोई लाइपोफिलिक है कि हाइड्रोफिलिक है, उसके बारे में सारा कुछ ये चीज़ हमारी बताता है। 10th क्वेश्चन आता है राइट एंड नोट ऑन DQ IQ OQ PQ एंड MQ। तो जब हम कोई भी मतलब इक्विपमेंट की क्वालिफिकेशन करते हैं, हमारी सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है, तो उसमें हमारे 5 स्टेप आते हैं। तो पहला हमारा आता है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, की पहले हमें कोई भी इक्विपमेंट चाहिए तो उसकी डिज़ाइन को हम क्वालिफाई करेंगे। लैंग्वेज आप थोड़ा सा यहाँ देख सकते हो, बाकी मैं ओरली आपको बता देता हूँ। तो हम डिज़ाइन को पहले क्वालिफिकेशन करते हैं कि डिज़ाइन हमारी ठीक है कि नहीं है। देन हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन करेंगे, उसकी पूरा पूरा इंश्योर करेंगे सब डिज़ाइन वगैरह करके कि वो इंस्टॉल होगा हमारा सबसे ठीक है कि नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए हमारा ठीक है कि नहीं है। फिर हम ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन करेंगे कि अब वो हमारा ऑपरेट करने के लिए सब मतलब परफेक्ट है कि नहीं है, सारी बात है। देन हम यहाँ पर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन करेंगे, PQ इसको बोलेंगे कि अब उसका जो परफॉर्मेंस है वो सारी चीज़ कैसे क्या है। और देन लास्ट में हम मेंटेनेंस क्वालिफिकेशन देखते हैं कि सब कुछ हो गया तो उसको हम मेंटेनेंस करने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है और कैसे हम करेंगे। तो ये 5 बातें मैंने आपको बता दी, आप इस तरह बना के लिख के आ सकते हो। बाकी आप लॉन्ग में इसको अच्छे से देख लेना कैसे क्या चीज़ है। अब हमारे यहाँ पर आते हैं यूनिट 5th
तो ये भी हमारी काफ़ी है और इसमें हमारे 4 से 5 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें पहला आता है सडेस्को, यानी कि CDSCO, इसको डिफाइन करूँ तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। और अगर मैं सिंपली आपको यहाँ पर डिफाइन करूँ तो ये जो भी हमारे ड्रग के काम है, जो हमारे लेबोरेटरी का काम है, जो हमारे ड्रग को मैनेज करना है, दवाइयाँ बनानी है, बेचनी है, सारा का सारा हमारा इसी के अंदर आता है। यानी कि ये हमारी क्या है, सेंट्रल है। एक तो हमारी सेंट्रल है, स्टेट के थ्रू होती है, हमारी सेंट्रल है, मतलब पूरे देश पर इसका राज है, ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रल मतलब पूरे मतलब मेन हो गई केंद्रीय सरकार वाला। बाकी क्या है, ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल, यानी कि जो ड्रग की स्टैंडर्ड है, गुणवत्ता है, जो हमारी क्वालिटी है मेन, उसको कंट्रोल करने में ये पूरी की पूरी हमारी संस्था काम करती है। तो अगर बोलें तो क्या है, इट इज़ अ नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, पूरी पूरी मतलब नेशनल संस्था हमारी। और उसके बाद ये क्या करती है, हमारी एक्सरसाइज करती है रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ ड्रग। क्वालिटी ऑफ ड्रग पर हमारे जो इसका हुक्म चलता है, बाकी कॉस्मेटिक पर और मेडिकल डिवाइसेस वगैरह पर चलता है। बाकी इसकी जो मेन अगर बात करें तो यही हमारी मेन संस्था है जो हमारी क्या करिए, रेगुलेट कर रही है हमारी फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेज एंड क्लिनिकल ट्रायल्स बारे में। सेकंड हमारा आता है स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीडेस्को, यानी कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो हमारे न्यू ड्रग को अप्रूवल करना, क्लिनिकल ट्रायल्स में करना, इंपोर्ट करना, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस को और अमेंडमेंट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक आइटम्स में कुछ चेंजेस करने वो बारे में। फिर हमारे ड्रग को बैन वगैरह करना, उसमें टेस्टिंग करनी हो वो हमारी ये मॉनिटर करते हैं, ADR को मॉनिटर करता है और टेक्निकल मैटर में भी गाइडेंस देता है। यानी कि मोस्टली हमारे इस चीज़ का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब COPP के बारे में अगर बात करें तो ये हमारा होता है सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब ये हमारा WHO का सर्टिफिकेशन स्कीम होती है। अब इसका मेन काम क्या है कि मान लो अगर हमारी कोई भी इंटरनेशनल मीटिंग हो रही है, तो मान लो कोई इंटरनेशनल मीटिंग हो रही है तो वहाँ पर मान लो ये हमारा ड्रग रखा गया है, तो जो हमारा COPP है वो इस ड्रग के बारे में एश्योरिटी देगा कि भाई ये जो हमारा ड्रग है इसकी जो क्वालिटी है वो हमारी क्या है, बहुत ही अच्छी उम्दा क्वालिटी की, और जो भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मतलब इंटरनेशनल कॉमर्स में पूरी करेंगे उसकी क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी है। यानी कि सिंपल बोले तो द WHO सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर अ सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज एन इंटरनेशनल वॉलंटरी एग्रीमेंट। यानी कि इंटरनेशनल वॉलंटरी एग्रीमेंट हमारा पूरा होता है जो हमारा प्रोवाइड करता है एश्योरेंस, यानी कि हमको इंश्योर करता है कि जो हम इसमें कंट्री जो भी हमारी पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको ये बताता है कि जो हमारी ये ड्रग है इसकी क्वालिटी जो हमारी है वो हमारी क्या है, मतलब अच्छी है, क्वालिटी का है, अबाउट द क्वालिटी ऑफ, इस पूरी क्वालिटी को इंश्योर करती हैं। तो यही हमारा होता है पूरा का पूरा GOPP के बारे में। अब अगर सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंस की क्या हम क्या करते हैं इसमें, तो देखा जाए तो ये जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होती है जिसको हम अंडर कंसिडरेशन लेते हैं उसको एक तरह से क्या है ऑथराइज कर रहा है उसकी क्वालिटी के बेस पर, और उसको लाइसेंस, और अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी वगैरह लगती है तो उस पर एक्शन भी लेगा कि उसको रिन्यू करना चाहिए, कि एक्सटेंड करना चाहिए, कि उसको हटा दें, कि क्या रखें। तो पूरा एक तरह से चेक हमारा ये कर रहा है। यानी कि देखा जाए ओवरऑल सब में हमारा क्वालिटी ऑफ ड्रग आ रहा है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी ना आए, आप क्वालिटी ऑफ ड्रग लिख के आ जाना, इंश्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ ड्रग और मतलब इफेक्टिव अबाउट द क्वालिटी ऑफ ड्रग, आप सब तरफ क्वालिटी लिख के आ जाओगे, आपके 2 नंबर वाला कोई ना कोई ठीक हो ही जाएगा। अब इसमें हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, डिफाइन ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी। तो ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी क्या होती है, तो ये हमारे इनका मेन फंक्शन, ये हमारे DCLM बोल सकें। तो ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी आर फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस इन द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी कि जो हमारी DCL है ये हमारी काम करती है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किसके, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसका जो डायरेक्टर जनरल उसके अंडर में चीज़ हमारी काम करती है। अब इनका मेन काम क्या है कि ये एडवाइस करते हैं हमारे सेंट्रल ड्रग को कंट्रोल करने के लिए किसी भी क्वालिटी को और टॉक्सिसिटी वगैरह को। यानी कि कोई भी ड्रग जो हमारा आने वाला है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें कोई टॉक्सिसिटी वगैरह तो नहीं है, इन चीज़ों को कंट्रोल करने में हमारी ये चीज़ हेल्प करती है। यानी कि नाम से क्या है, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी। अब लास्ट हमारे इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट इज RDTL एंड इट्स फंक्शन। तो RDTL को अगर हम देखें तो रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, यानी कि हमारी क्या है एक तरह की ये स्टेट वाली संस्था, यानी कि स्टेट में ये हो रही है, यानी कि हर चीज़ के लिए अलग होगी, गुवाहाटी, चंडीगढ़, इन सब चीज़ों के लिए। अब ये हमारी स्टेबलाइज की गई थी अंडर द इंडियन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। अब इसका जो मतलब काम करती है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द ड्रग कंट्रोलर के अंदर में, जो हमारा डायरेक्टर जनरल इंडिया का है। और बाकी अगर इसके हम फंक्शन के बारे में बात करें तो ये हमारा क्या करेगा, क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि मेन हमारे ये क्वालिटी कंट्रोल ही देखता है। यानी कि वही है, ये भी हमारा कंट्रोल ऑफ ड्रग देख रहा है, क्वालिटी देख रहा है। बाकी ये हमारा जो असिस्ट करेगा CDSCO को, जो हमारी ऊपर थी CDS को, उसको ये असिस्ट करता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की टेस्टिंग वगैरह के लिए। तो मेन अगर देखा जाए इस पूरे में जो भी हमारी संस्था है, आपको फुल फॉर्म याद कर लेना और ये लिख के आ जाना कि हमारी ये ड्रग की एफिकेसी, सेफ्टी, क्वालिटी इंश्योर करती है, क्वालिटी ऑफ ड्रग इंश्योर करती है, और आपका सारी ये चीज़ें हो जाएंगी। तो थोड़ा बहुत प्रॉपर यहाँ पे नहीं बन पाया था, एक तो टाइम कम था और बाकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी थी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब कई जगह पे थोड़ी बहुत हमारी डेफिनेशन गड़बड़ थी, इनको आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। जैसे हमारा ये हो गया GLP की फुल फॉर्म हो गई, एक हमारी NABL की फुल फॉर्म हो गई, इनको आप क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी ये हमारी 5 वीडियो यहाँ पर हो चुकी हैं। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, फोड़ के आना, एग्जाम में अच्छा करके आना। बाकी आपको पता है सिलेबस वगैरह नहीं हो पाया तो आप इसी से काम चला लो। बाकी कुछ PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।